तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आईफा है क्या, इसका रोल क्या है, मिशन क्या है और इसको हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। आईफा के जो मेंबर्स है वो 1800 मेंबर्स है, ऑल अक्रॉस इंडिया में फैले हुए हैं, जो कि 47% ऑफ द स्टील मेकिंग ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं। 30 सालों में आपने क्या अप एंड डाउन्स देखे, क्या स्ट्रगल्स देखे, किस तरह आपने अपनी जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया। कि जो हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो भी देगा और हमारे को प्रोत्साहन देगा। तो आईफा ने इस तरह कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, एज ए एसोसिएशन आईफा हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है, गवर्नमेंट के सारे विंग्स के अंदर अपना वजूद रखता है। सर, एक कॉन्सेप्ट आया कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ। जो कुछ भी हम प्रोडक्शन करेंगे, नॉट ओनली स्टील पर ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कार्बन इमिशंस को जीरो करना है। अभी हाल ही में वर्तमान में इंडस्ट्री ऐसी कौन सी खुद दिक्कत है उसे जिनसे वो जूझ रही है। जो वर्तमान में जीएसटी शुरू किया सरकार ने, हाँ जी। जब हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए, वो जीएसटी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया। तो इसके लिए हमने कई सुझाव दिए हैं। उस सुझाव में सरकार को सुनना चाहिए। जो स्टील एक्स होने वाला है वो कितने बड़े स्केल पे होगा, कैसे उसके अंदर रीजनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सारे चीज़ों को सही ढंग से अफोर्डेबल वे में होना चाहिए। और ग्रीन स्टील बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस इकोसिस्टम। नमस्कार एंड वेलकम टू द स्पॉटलाइट शो और मैं हूं आपकी होस्ट हेमलता गोयल। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पॉटलाइट शो उन कहानियों की बात करता है जिनमें वो किरदार हों जो इनोवेटर्स हैं, लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, और उन मुद्दों की बात करता है जिन्होंने दुनिया को बदलने की नींव रखी हो। तो आज हम एक ऐसे सेक्टर की बात करेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की दौड़ में बैकबोन है, जिसके बिना ना आप आलीशान घर की कल्पना कर सकते हैं, ना गाड़ियों में घूम सकते हैं, ना मेट्रो का सफ़र कर सकते हैं, जो इस देश की इकोनॉमी की ग्रोथ में एक अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, स्टील इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी वजह से देश आज इंटरनेशनल लेवल पर अपना मकाम हासिल कर चुका है। और आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री योगेश मंधानी जी, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ आईफा, ए सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और साथ में हैं ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल ऑफ आईफा मिस्टर कमल अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो स्पॉटलाइट में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, धन्यवाद। आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिसकी वजह से स्टील इंडस्ट्री का मकाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और उन सभी विषयों पर जिस पर गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा करना चाहिए। इन्होंने बिल्कुल हाल ही में ऐसी चीज़ों की उड़ान भी भरी है जो कि ऑडियंस सुनेगी तो उनको पता लगेगा कि स्टील इंडस्ट्री ने वाकई बहुत तरक्की कर ली है। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। नमस्कार जी, थैंक यू। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आईफा, जो कि पहले जिसका नाम था ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस एसोसिएशन, और अब वो जाना जाता है आईफा ए सस्टेनेबल स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के नाम से। सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि आईफा है क्या, इसका रोल क्या है, मिशन क्या है, और इसको हम कहाँ लेकर जाना चाहते हैं, एक क्या विजन रखते हैं, आप वो बताइए। सो गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बेसिकली आईफा रिप्रेजेंट्स द स्टील इंडस्ट्री which contributes to 47% of the steel making in India। तो हमारे जो मेंबर्स है, आईफा के जो मेंबर्स है वो 1800 मेंबर्स है, ऑल अक्रॉस इंडिया में फैले हुए हैं, जो कि 47% ऑफ द स्टील मेकिंग ऑफ इंडिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, उतना स्टील वो बनाते हैं। आईफा की स्थापना जो थी वो 1972 में हुई थी, और जब ये शुरुआत हुई थी तो उस समय पे स्टील की खपत और स्टील का प्रोडक्शन इंडिया का बहुत ही मिनिमम था। आज हम ऑलमोस्ट 220 मिलियन टन का स्टील बनाते हैं पूरे इंडिया में, जिसमें आईफा के जो मेंबर्स है जो कि 47% को कंट्रीब्यूट करते हैं,
ये बहुत बड़ा योगदान और बहुत स्पीडी वे में अपने इंडिया के ग्रोथ में सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आईफा ने एक एसोसिएशन के तौर पे हमारे मेंबर्स की आवाज़ को बुलंद किया, उनको हर तरीके से सपोर्ट दिया, उनको इस मुकाम पे पहुंचाने में आईफा का बहुत बड़ा योगदान रहा और ये आईफा करते आ रहा है सालों से। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आईफा जैसा हम जानते हैं कि 30 सालों से जहाँ से इसने अपना सफ़र शुरू किया था और आज इस इतने बड़े मकाम पर ये आ पहुँचा है, तो आप खुल के ये बताइए कि 30 सालों में आपने क्या अप एंड डाउन्स देखे, क्या स्ट्रगल्स देखे, किस तरह आपने अपनी जर्नी को यहाँ तक पहुँचाया, कैसे आपने कंट्रीब्यूट किया और क्या चीज़ें आपकी टीम ने भी सब कुछ इसको यहाँ तक लाने में जो योगदान दिया। आईफा का योगदान, ये संस्था जब बनी तब स्टील के लिए टोटल मटेरियल प्राइमरी स्टील, टाटा और सेल बनाता था। आईफा ने एक नया इसमें किया कि लोग जो प्रोडक्ट जो है स्क्रैप से जनरेट करते हुए, आयरन ओर से जनरेट करते हुए, स्पॉन्ज आयरन से जनरेट करते हुए इंडक्शन फर्नेसेस लगाई। शुरू में ये इंडक्शन फर्नेस 500 केजी की लगी थी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, और उसके बाद आज ये स्थिति हो गई है कि 60 टन की फर्नेस हम लगा रहे हैं, जो कि जिससे प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई। और इस जीवन में 30 सालों में हमने सरकार से 35 हमने सेमिनार्स किए, जिसके अंदर हम समस्याएं रखते थे। और आप मेरे को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रत्येक हमारे सेमिनार में स्टील मिनिस्ट्री की तरफ से स्टील मिनिस्टर स्वयं उपस्थित होकर हमारी समस्याएं सुनते थे, क्योंकि उनको इसके लिए बढ़ावा देना होता था। आईफा ने सरकार से ये मांग की कि हमारे सेकेंडरी स्टील जो उसको कहा जाता है, उसको उसको नई टेक्नोलॉजी देने के लिए एक इंस्टीट्यूट सेकेंडरी स्टील के लिए बनाया जाए। तो 1987 में स्टील मिनिस्ट्री ने निस्ट को, नेशनल इंस्टीट्यूट, उसको गोविंदगढ़ में स्थापित किया कि जो हमारे को नई नई टेक्नोलॉजी जो आने वाली है वो भी देगा और हमारे को प्रोत्साहन देगा। तो आईफा ने इस तरह कदम मिलाते हुए आगे बढ़ती है। बहुत अच्छा आपने बताया कि इतनी मेहनत के बाद इसको जहाँ से आपने शुरू किया था और अब जो इसकी गति है वो वाकई लाजवाब है। योगेश जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि एक एसोसिएशन की स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम कर रही है, उनकी समस्याओं पे काम कर रही है, तो आप ये बताइए कि इसके लिए हम क्या इवेंट्स करते हैं, क्या एग्जीबिशंस करते हैं और किस तरह की हमारी प्लानिंग रहती है जिससे इसको और ज़्यादा बड़े लेवल पर हम जन जन तक पहुंचा सकें, अपने वेंडर्स के बीच में ले जा सकें, सारी उनकी प्रॉब्लम सुन सकें, तो उसके लिए क्या तैयारी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, एज ए एसोसिएशन आईफा हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है। आईफा गवर्नमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, गवर्नमेंट के सारे विंग्स के अंदर अपना वजूद रखता है और वो हर जगह पे रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि ये रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है। रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी विशेष को, उनकी आस्क को कैसे हम फुलफिल करें और कैसे हम सस्टेनेबिलिटी के तरफ, अफोर्डेबिलिटी के तरफ बढ़े। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एक इस देश को लगने वाला जो स्टील है वो अफोर्डेबल वे में कैसा हम मैन्युफैक्चर कर सके, उसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट, तो हर जगह पे आईफा को रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होता है और उसका इनडायरेक्टली डायरेक्टली बेनिफिट जो है हम हमारे मेंबर्स के लिए करवाते हैं। अच्छा सर, एक कॉन्सेप्ट आया कि ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ, तो वो थोड़ा सा आप बताइए कि ऑडियंस उसके बारे में जानना चाहते हैं। पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे बोला था कि आपने मुझे पूछा है कि क्या आप आईफा में कॉन्फ्रेंसेस और इस टाइप से क्या करते हो। सो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आईफा हर साल एक कॉन्फ्रेंस करता है। कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या होता है कि सारे मेंबर्स को बुला के और हम अच्छे अच्छे स्पीकर्स को लाके नई टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है उसको कैसे हमारे सेक्टर में प्रमोट करें, ये सब काम हम करते हैं। सो अभी इस बार हमारा तो 37वां हो रहा है कॉन्फ्रेंस। सो आज तक हमने 36 कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और वो सारे सक्सेसफुल हुए हैं और जिसके तहत हम लोगों की कैपेसिटीज एनहांस हुई है, हम लोगों की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आया है और हम लोग कामयाब हुए हैं एक इंडिया को अच्छा अफोर्डेबल सस्टेनेबल स्टील देने में। अच्छा, तो सर इसके ये जो कॉन्सेप्ट था अपना ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन, इसके बारे में आप बताइए।
देखिए, ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन ने एक सीबैम एक्ट लेके आया, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत अब सारे वर्ल्ड वाइड सारे कंट्रीज को कार्बन इमिशंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है ग्लोबल वार्मिंग का, जिसके तहत हमको कार्बन इमिशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो डेवलप कंट्रीज जो है यूरोपियन, इन्होंने तो ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट कर दिया है, और हमने भी, इंडिया ने भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन में आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हम प्रोडक्शन करेंगे, नॉट ओनली स्टील बट ईच एंड एवरीथिंग, उसमें कार्बन इमिशंस को जीरो करना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है, और इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो स्टील इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कार्बन इमिट करती है वर्ल्ड वाइड। सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन अगर होता है तो वो स्टील इंडस्ट्री में, स्टील प्रोडक्शन के समय में होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम अभी ये सस्टेनेबिलिटी स्टील, ग्रीन स्टील का एक लक्ष्य रखा गया है, जिसमें हमारी स्टील मिनिस्ट्री ने काफी इसमें आगे कदम बढ़ाते हुए सारे स्टील इंडस्ट्री को एक चैलेंज दिया है, एक बेंचमार्क सेट करके दिया है कि हम लोगों को कार्बन इमिशंस को कम करने के लिए क्या क्या उपाय योजना करनी चाहिए। तो इसमें हमारी जो एसोसिएशन है वो सबसे ज़्यादा लीड ले रही है। आईफा ने इस स्टील मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ के इस मिशन को ड्राइव कर रही है, और इसका ही नतीजा है कि हमने अभी तक टोटल 7 से 8 हमने रोड शोज कर चुके हैं। अच्छा। तो ये जो रोड शोज है ये अलग अलग क्लस्टर में जाके, अलग अलग रीजन में, जैसे कि हमने सबसे पहला जो रोड शो किया था वो बॉम्बे में किया। सेकेंड जो रोड शो हुआ वो जालना क्लस्टर में हुआ, रायपुर क्लस्टर में हुआ, तेलंगाना के लिए हैदराबाद में हुआ, चंडीगढ़ में हुआ। देन उसके बाद हमने एक अहमदाबाद में रिसेंटली अभी 2 दिन पहले एक रोड शो करके आया। तो इस रोड शो के माध्यम से हम हमारे जो मेंबर्स को वहाँ बुलाते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, ग्रीन स्टील को कैसे हम प्रमोट करें, ग्रीन स्टील बनाने में जो टेक्नोलॉजीज आई है, जो स्टील मिनिस्ट्री ने जो मिशन रखा है और जो सर्टिफिकेशन इशू कर रहे हैं, उसमें उन लोग क्वालिफाई हो, उन लोग उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने फैक्ट्री में, अपने प्रोडक्शन के अंदर कैसे कार्बन इमिशन को कम करें, इसका हम उनको नॉलेज देते हैं, इसका हम उनको नो हाउ देते हैं, एक्सपर्ट्स के साथ उनका इंटरेक्शन करते हैं। और हमने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले समय में हमारे जो 1800 प्लस मेंबर्स हैं, उनको सभी को हम ग्रीन इनिशिएटिव के तहत ग्रीन सर्टिफाई, उनके प्रोडक्ट को ग्रीन सर्टिफाई कराने का लक्ष्य रखते हैं। तो हमने, जैसे कि मैंने कहा कि रायपुर और ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर कलकत्ता है, यहाँ के इंडस्ट्रीज के साथ में जब हमने इंटरैक्ट किया तो सारे इंडस्ट्रीज की समस्याएं अलग अलग होती है। हर रीजन की, हर क्लस्टर की एक अलग अलग इश्यूज होते हैं। उस इश्यूज को कंपाइल करके हमने मिनिस्ट्री में, स्टील मिनिस्ट्री को एक प्रेजेंटेशन दिया है, एक वाइट पेपर पूरा प्रेजेंटेशन उनको बना के दिया है, और उस पर हम काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारा स्टील एक्स 2025 का जो बॉम्बे में एग्जीबिशन होने वाला है, उस वाइट पेपर को हम मिनिस्ट्री के सामने रखने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आप जगह जगह जाके रीजनल और नेशनल लेवल पर सबकी प्रॉब्लम सुन रहे हैं, पूरी इंडस्ट्री को एक अलग गति देने के लिए आपने हर किसी को ये आश्वासन दिया है कि चीज़ें होंगी, ठीक होंगी। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे आपने बताया कि 30 साल से आपने बहुत यहाँ तक इसको आप लेके आए, इतने आपने अप एंड डाउन्स देखे। अभी हाल ही में, वर्तमान में इंडस्ट्री ऐसी कौन सी खुद दिक्कत है उसे, जो जिनसे वो जूझ रही है? मतलब आपको ऐसी कौन सी परेशानियां सामने आती हैं जिसकी आपको ये गुहार लगाने की आप कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें सुलझें तो शायद ये ग्रोथ कहीं की कहीं और पहुंच सकती है? जो वर्तमान में जीएसटी शुरू किया सरकार ने, हाँ जी। जब हम जीएसटी में कन्वर्ट हुए, वो जीएसटी हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर बन गया, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी बनाई, उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है जीएसटी में, क्या सरकार ने प्रत्येक रजिस्टर्ड व्यक्ति को जो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड होता है उसे पोर्टल के अंदर रजिस्टर करती है, और जो इनवाइस वो इशू करता है वो ई वे बिल और सब डॉक्यूमेंट्स के साथ इशू करता है। पोर्टल में उसकी एंट्री होती है। उस पोर्टल में अगर वो अपनी सेल दिखा देता है तो इंडस्ट्री वाला जो उससे रॉ मटेरियल खरीदता है वो ले लेता है, जीएसटी ले लेता है। ठीक है।
GST 2 में जब वो GST 1 वो भरता है सेलर, रॉ मटेरियल जिससे हम खरीदते हैं वो भर देता है, तो GST 2 में शो हो जाता है कि वो हमारी परचेज जेन्युइन है, हम उसकी GST को अवेल कर लेते हैं, इनपुट ले लेते हैं। बिल्कुल। उसके बाद GST 3 के अंदर जाता है, और GST 3 की जो डेट है उसमें हम जो हमारा टैक्स बनता है GST 2 का बैलेंस और जो हमने इशू किया वो बैलेंस हम जमा करा देते हैं सरकार को। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आ रहा है, सरकार के पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि जिसके द्वारा वो हमारे को ये बताए क्या भाई जो GST 1 में जिसने सेल की है वो जेन्युइन है या नहीं है। हमारे लिए तो वो जेन्युइन है क्योंकि उसके बाद GST नंबर है। बिल्कुल। उसके आधार पे GST डिपार्टमेंट ने उसे GST कलेक्ट करने की पावर दे रखी है। बिल्कुल। हम उसको GST दे देते हैं, भुगतान कर देते हैं। उसके बाद हो क्या रहा है, आज GST डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी नहीं, वो GST नंबर जिसने इनवाइस काटी वो उसने GST जमा नहीं कराया, या वो बंद करके भाग गया, या वो मिल नहीं रहा हमें GST डिपार्टमेंट को। हमारे को कहा जाता है कि आप उसे ढूंढ के लाएं कहाँ गया। ओहो, अच्छा। और नहीं तो आप उसका जो आपने GST उसको दिया है वो हमें भी सरकार को दोबारा दें, उस पर इंटरेस्ट दें और पेनल्टी भी दें। ये जो बैरियर है इसके लिए हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर 16(2) का एक इन्होंने निकाला कि बायर जिम्मेवार है क्या सेलर ने ड्यूटी जमा नहीं कराया GST। तो हम कहते हैं कि सरकार हमसे डायरेक्ट GST ले, पोर्टल के ऊपर हम GST दें, रॉ मटेरियल की GST, हमें मत काटे वो बिल। हमसे डायरेक्टली हम देने को तैयार हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि GST के रेट के लिए हम कह रहे हैं या उसके लिए कह रहे हैं। तो इसके लिए हमने कई सुझाव दिए हैं, उस सुझाव में सरकार को सुनना चाहिए। यानी जैसा आपने बताया ये तो बहुत बड़ा लूप होल है, और इस तरीके से तो जो बायर है उसका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज होता है, क्योंकि वो एक बार भुगतान करने के बाद अगर उस पर दोबारा कोई पेनल्टी और इंटरेस्ट लगाया जाएगा तो ये तो कहीं उसको उसकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं हिंडर ये चीज़ करेगी। तो आप ये बताइए कि अभी पीछे कुछ ऐसे भी केसेस भी सुनने में आए कि जो केसेस चल रहे हैं तो उसमें कौन जिम्मेदार है, किसकी इरेगुलरिटी है, ये सरकार की तरफ से इशू आ रहा है या फिर सिस्टम में कोई या इंडस्ट्री के बीच में ऐसा कोई इशू सरकार की तरफ से आ रहा है। उन्होंने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया। अब वो GST जो इनवाइस काटता है उसको 3 तरह के टाइम पीरियड दे रखे हैं। 41 दिन भी है, 101 दिन भी है और 140 दिन भी है। अब इतने दिनों के अंदर क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल की वैल्यू इतनी हो जाती है कि वो फ्रॉड करके भाग जाता है, उसको रोकना, उसको GST नंबर देना, KYC उसकी लेना, सब कुछ सरकार ले रही है। तो वो भाग रहा है, तो इसको वो अधिकारी देखे जिसने बिल्कुल नंबर उसको दिया, GST कलेक्ट करने की पावर दी, वो हमसे क्यों कहा जाता है कि हम उसे ढूंढ के लाएं, नहीं तो GST हम दोबारा सरकार को दें और दोबारा इंटरेस्ट दें और पेनल्टी भी दें। तो ये चीज सरकार की तरफ से बहुत बड़ी कमी है, इंडस्ट्री की तरफ से कमी नहीं है। इंडस्ट्री तो ये कहने को तैयार है, कह रही है कि अभी हम डायरेक्ट 18% GST है, हम उसे 18 ले लो, रॉ मटेरियल को 0 कर दो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर उनको राइट मिला है तो अकाउंटेबिलिटी भी उनकी ही बनती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि रॉ मटेरियल की वैल्यू अगर देखा जाए तो जब हम उसका बहुत वॉल्यूम पे बल्क ऑर्डर करते हैं तो उसमें तो जो GST बनेगा वो भी इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी जिसे दोबारा भुगतान करना किसी के लिए भी असंभव है। आपको बताऊं मैं, अभी एक इंडस्ट्री 50 करोड़ की है, उसमें 500 करोड़ के 5 साल के बना दिए, 19-20 से लेके आज तक। और पुरानी डेट में ये कह देते हैं कि अभी नहीं, वो भाग गया, पुरानी डेट से हम उसका GST नंबर कैंसिल कर रहे हैं, उस जिससे आपने माल खरीदा वो आपका बिना GST नंबर के आपने माल खरीदा है, इसलिए अब 19-20 से लेके आज तक के जो भी इनवाइस खरीदी है उसका GST आप दो। हमारा ज़्यादा ये है कि पुरानी डेट से
आप उसका नंबर जिस तारीख को कैंसिल कर रहे हो उस तारीख के बाद अगर हम उससे खरीदते आपके पोर्टल में दिखाई दे जाता है कि अभी उसका नंबर जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया। जब तक उसका जीएसटी नंबर लाइव है आपके पोर्टल में, वो डिपार्टमेंट का पोर्टल है, हमारा नहीं है, बिल्कुल लाइव है और हम उससे परचेज कर रहे हैं और उसको जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं, तो वो हमारे ऊपर दोबारा नहीं आना चाहिए। और ये जो केस बनाए, हजारों करोड़ के इस समय गवर्नमेंट के केस बने हुए हैं और अब हाई कोर्ट, अभी ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ने अभी तक स्थापित नहीं की है। जब से जीएसटी एक्ट बना, ट्रिब्यूनल बनाने थे कि अभी वो कमिश्नर अगर केस बना देता है तो ट्रिब्यूनल में हम अपील कर सके। ट्रिब्यूनल अभी तक इन्होंने स्थापित नहीं कर पाए हैं। अब हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। हाई कोर्ट ने अब डिसीजन देने शुरू किए हैं कि अभी नहीं, खरीदार की जिम्मेदारी नहीं है, विकाल अगर भाग गया तो डिपार्टमेंट उसको देखे। पर हर केस के लिए, हर इनवॉइस के लिए हर व्यक्ति को हाई कोर्ट जाना पड़े तो वो संभव नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में आपको पता है क्या न्याय लेना कितना महंगा हो गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल, मुश्किल है, महंगा हो गया। वो हम नहीं, क्योंकि एमएसएमई की इंडस्ट्री है, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बताया कि जिस तरह से स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे जो काम कर रहे हैं, शायद उनके लिए एक स्टार्टअप करना ही बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद के बैरियर्स को तो वो किस तरह झेलते होंगे, तो वो शायद इसकी ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन आप जैसे आपने बताया कि वर्तमान में जो केसेस चल रहे हैं उसकी सुनवाई भी हो रही है। मान लीजिए कि वो सारी चीज़ें हम एक तरीके से सोचते हैं कि हमारी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद आप फ्यूचर में कैसे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए? देखिए, सॉल्यूशन गवर्नमेंट को निकालना है, सुझाव हम दे सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारे साथ बैठे। हम पीछे फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने मैडम से मिलके भी आए थे, उन्होंने एक छोटा सा हल निकाला पर वो भी कामयाब नहीं। वो है क्योंकि हमारी समस्या को हजारों को, कि ये कोई छोटा पैसा नहीं है, 40-40 हजार करोड़ का, लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार को लॉस हो रहा है और वो हमारे ऊपर आ रहा है। अच्छा, तो इसके लिए सरकार को अपनी पॉलिसी को संशोधित करना पड़ेगा और जो इसके अंदर ट्रेडर्स की तरफ से फ्रॉड हो रहा है उसको देखा जाए। हम बोकस बिल नहीं लेते, हमने वही बिल लिए हुए हैं जो जीएसटी नंबर है, जिसको जीएसटी नंबर जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया है। ये उनको कहते हैं अगर वो भाग गया है तो ये फोर्ज बिल है। फोर्ज बिल इंडस्ट्री नहीं लेती है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं करेंगे, इंडस्ट्री बंद हो रही है यहाँ तक। और आने वाले हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कहती है जी हम इस चक्कर में नहीं आएंगे आपके पास, कि अभी ये जो हम पैसा भी दे रहे हैं सरकार को, टैक्स भी प्रॉपर दे रहे हैं और फिर हम चोर और डाकू कहलाएं। बिल्कुल हौसला टूटता है, हौसला उनका टूट गया है। वो कहते हैं हम दूसरी लाइन में चले जाएंगे, आपकी लाइन जब तक नहीं सही होती हम आपकी इंडस्ट्री नहीं संभालते। यानी आपने अपनी तरफ से इतनी जद्दोजहद करके इस इंडस्ट्री को यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन एक इशू की वजह से वो सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं बिखर रही है, बंद हो रही है इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक। जैसा इन्होंने बताया कि इतनी बड़ी एक छोटा सा इशू कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है हर किसी के लिए, क्योंकि इंसान बड़ा हौसला करके किसी भी सेक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री में पैर रखता है और वो ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ता चलूं, लेकिन जब उसको बार बार कोई इशू फेस करना पड़ता है तो वो कहीं ना कहीं पीछे हटता है। बिल्कुल, इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, जैसा कमल जी ने बताया है, बेसिकली हो क्या रहा है कि स्टील इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है और जहां हम ग्रीन इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं तो वहां पर स्क्रैप का बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है। स्क्रैप इज क्लासिफाइड एज अ नेट जीरो कार्बन इमिटेड रॉ मटेरियल। सो इसका यूज बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की तरफ, ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ हम जब जा रहे हैं, तो अब जब ऐसे मोड़ पे जहाँ पर उस कम्युनिटी का, उस रॉ मटेरियल जो स्क्रैप है उसका जब इतना इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे यहाँ स्क्रैप जो जनरेट होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। अच्छा, कबाड़ी लोग घर घर जाके स्क्रैप जमा करते हैं, स्क्रैप आता है, बहुत माइक्रो लेवल पे इसका कलेक्शन होता है और कलेक्शन होने के बाद ये जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में आता है तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी धांधली होती है।
बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये होते हैं। तो इसमें एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रीन स्टील बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का हर्डल आ रहा है जीएसटी के वजह से, उसको रिजॉल्व होना चाहिए। टैक्स कम होना चाहिए, टैक्स ये होना चाहिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता एज ए इंडस्ट्री, क्योंकि एवरीथिंग इज पास्ड ऑन। If you try to understand, the tax is being already passed on to the consumers, to the end consumers. Right. So industry are the mediators basically. तो हमने ये सजेशन दिया है कि 16(2)(c)(a) जीएसटी प्रोविजंस में, जीएसटी एक्ट के अंदर इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। There should be a strict law wherein ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पहले तो ऑर्गेनाइज में लाओ। जब आप उनको जीएसटी का लाइसेंस इशू करते हैं, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन जब उनसे करवाते हो, सो यू मेक इट अ फुल प्रूफ रजिस्ट्रेशन, ताकि वो आदमी को हिलने की जगह ना मिले। यस। और इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि देयर इज अ ह्यूज लॉस। 40,000 से 1 लाख करोड़ का इसमें साल का जीएसटी का लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग जो निकल जाते हैं सिस्टम से बाहर बगैर टैक्स भरे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो ऑर्गेनाइज्ड वे में इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो वेल सेटल्ड है, जिन्होंने करोड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके अपने जनरेशंस को, बिल्कुल जनरेशन से बिजनेस चलाते आ रहे हैं, आप उनसे टैक्स कलेक्ट करने की मांग करो, जबकि एक्ट किसी और ने किया है। सो बेसिकली ये सारा मुद्दा जो है ये रॉ मटेरियल पे आके रुका हुआ है। रॉ मटेरियल आप कह रहे हो? रॉ मटेरियल के ऊपर जो जीएसटी हम उसको पे करते हैं, and by any other means, whatever means, he skips away paying to the government, paying to the GST department, and then GST department take a call that where that material was sold. It was sold to a factory, it was sold to an industry. They come to the industry, they keep them holding on it, and they want that industry should pay it. But once the industry has given a GST payment to the guy who has supplied the raw material, who has been authorized by the GST department, the GST department has given him the certificate to collect the GST revenue after the sales of the goods, and then it's his responsibility and the department's responsibility to get collected the tax amount from him, not from the industry. Absolutely. So that is the simple ask from the industry. If we want to grow in a green steel, if we want to promote the green steel, if we want to go in a sustainable way, GST amendment should be done with a very immediate effect. And IFA has been representing in every forum, to the finance department, to the GST council, to the ministries, to the steel ministry, everyone. And we are hoping that one day our say will be heard properly and action would be taken on it. Absolutely. You are saying right, means if somebody is already verified through the system, by the system, through the system, and all the mechanism has already set for that purpose, means then there should not be any responsibility for the buyer to pay again and again. Right? Yes. बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आपने जो एक मुद्दा उठाया स्क्रैप का, कि हमारे घर में ही सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लेकिन सिर्फ उसका ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं हो रहा, और उसकी वजह से हमें इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल आपने ये चीज़ तो ये थोड़ा सा कहीं एक ऐसे हिंड्रेंस की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो गति, आप कह सकते हैं कि एक 5th गियर पे लग सकती थी, वो आज भी हमारी रिवर्स गियर में आ गई। तो ये बहुत एक चीज़ है जिसपे सरकार, हमें भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आगे ऐसा होपफुल करेगी। बिल्कुल। अब हम आते हैं एक पॉजिटिव साइड पे, कि आईफा ने जैसे पहले भी 2 इवेंट्स वो कर चुके हैं, और अब वो लेके आ रहे हैं एक स्टील एक्स 2025 में। तो उसके अंदर जो एक थीम भी हमने रखी हुई है कि प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन स्टील का जो हमने रखा है एक फ्यूचर इकोसिस्टम के बारे में, उसके बारे में आप बताइए कि ये जो स्टील एक्स होने वाला है वो कितने बड़े स्केल पे होगा, कैसे उसके अंदर रीजनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे स्टील इंडस्ट्री को, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सो आईफा स्टील एक्स 2025 के तहत हम लोग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एंड कमिंग 19th and 20th we have our 37th international conference,
and the theme is profitable sustainability, green steel, a future ecosystem. इसमें सब कुछ आ गया. हमको ग्रीन स्टील बनाना है, सारे चीजों को सही ढंग से अफोर्डेबल वे में होना चाहिए. और ग्रीन स्टील बनाते समय सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए फॉर एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस इकोसिस्टम. राइट. ग्रीन स्टील या स्टील मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम में जो लोग भी आएंगे वो प्रॉफिटेबल वे तरीके से होना चाहिए. सो ये थीम पे हम लोग चल रहे हैं. मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इस बार हमने स्टील एक्स 2025 को महाकुंभ का स्वरूप दिया है. एंड हमने जब ये रोड शोज चालू किए थे तो हमको ये प्रेरणा मिली सब लोगों से कि हम स्टील एक्स 2025 में आना चाहते हैं. और जैसे कि महाकुंभ होता है, उस महाकुंभ के तहत हमको वहां पर आना है, हमको महाकुंभ में स्नान लेना है और हमारे जो इश्यूज है उसको रिजॉल्व करना है. सो विद द थीम ऑफ स्टील एक्स 2025, स्टील महाकुंभ, वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन. वन इंडस्ट्री वन डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि हमारा स्टील सेक्टर जो 47% को कंट्रीब्यूट करता है, ये एक जमाने में 52-53 पे हुआ करता था. पर ये सारे इश्यूज जो अभी कमल जी ने बताया और जो जीएसटी के इश्यूज है, बीआईएस का भी एक बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है, इश्यूज है, इसको रिजॉल्व हो सकता है. अगर ये हो जाते हैं तो इसकी जो स्पीड है वो 47% से इंडिया के स्टील को 62% तक लेके जा सकते हैं. बिकॉज इतनी कैपेसिटी, इतना पोटेंशियल और अफोर्डेबल प्रॉफिटेबल वे में कर सकते हैं. तो इस थीम को लेके हमने ये स्टील एक्स महाकुंभ, स्टील महाकुंभ की ये की है, संकल्पना की है, जो कि 19th and 20th ऑफ सितंबर को बॉम्बे में होने जा रहा है. और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि इसके अंदर 3000 स्टील प्लांट स्टेक होल्डर्स एंड एसोसिएटेड होल्डर्स स्टील प्लांट के, ये सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं. नॉट ओनली फ्रॉम पैन इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम द नेबरिंग कंट्रीज. नेपाल से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, बांग्लादेश, भूटान, सऊदी से भी आ रहे हैं और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज से भी आ रहे हैं. तो कहने का मतलब ये है कि हम जो स्थिति में अब चल रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ट्रम्प टैरिफ की वजह से हम लोगों को एक सेटबैक, थोड़ा सा सेटबैक हुआ है. बट माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है और उनकी संकल्पना से हमने विकसित भारत की प्रेरणा से हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं. और मुझे लगता है कि ट्रम्प टैरिफ, जो भी टैरिफ इंपोज करने की बात हो रही है या हो चुकी है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क हमारे इंडस्ट्री को नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब हमको 50 मिलियन टन ऑफ द स्टील को आने वाले समय में 3-4 साल में एक्सपोर्ट पे लेके जाना है. और इसके लिए मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सब लोग हमारे साथ खड़े हैं. और इस महाकुंभ में बहुत सारे ऐसे निर्णय होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे एमओयूज होने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जिससे इस सेक्टर को बूस्ट मिलेगा. बिल्कुल. और ये बूस्ट के साथ में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको साकार करने के लिए हम सब एकजुट हो रहे हैं और ये महाकुंभ की स्थापना कर रहे हैं. सर, योगेश जी ने बड़ी एक अभी बात बताई कि बीआईएस का भी एक इशू सामने आ रहा है. सर, उसके लिए आप बताइए ऑडियंस को. देखिए, बीआईएस का इशू जो स्टैंडर्ड बीआईएस डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं वो बिल्कुल सही बने हुए हैं इंडिया के वातावरण को देखते हुए, क्योंकि इंडिया एक विकसित देश है और यहाँ के स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है उसको देखते हुए. पर उसको वो प्राइमरी स्टील थोड़ा हमारे को, क्योंकि उनको लॉन्ग प्रोडक्ट जो हमारी स्टील इंडस्ट्री सेकेंडरी बनाती है उसमें कंपटीशन करना पड़ रहा है. वो कंपटीशन क्या है, क्या हमारी इंडस्ट्री, सेकेंडरी स्टील की इंडस्ट्री हर एक रूरल एरिया में लगती जा रही है और रूरल एरिया की डिमांड उस एरिया की डिमांड पूरी कर देती है जिसमें उसके लॉजिस्टिक खर्चे नहीं होते. और मेन जो है इंडस्ट्री, जो मेन प्रोड्यूसर्स है, उनका लॉजिस्टिक का ही खर्चा इतना हो जाता है कि जो हमारी उतने की कन्वर्जन में हम स्टील बना के पब्लिक को फ्री में दे देते हैं. उनके कारण ये स्टैंडर्ड को चेंज कर रही है जिसकी आवश्यकता इंडिया के अंदर नहीं है. वो यूरोप के हिसाब से हो सकती है. और अगर आज हम बीआईएस कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड को अपनाओ,
तो हमारे को भी गवर्नमेंट हर एक इंडस्ट्री को 100 करोड़ रुपया हम बना सकते हैं, पर टेक्नोलॉजी नहीं लगानी पड़ेगी और 100 करोड़ रुपया हमारे एक एक इंडस्ट्री को लगाना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट फंड दे फिर अगर वो चाहती है तो, और प्रोडक्शन बिल्कुल रुक जाएगी क्योंकि उसको इंस्टॉल करने में 2 साल लगेंगे। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा ना। आज हमारी दोस्त, आप ये देखिए, हमारे को सेल करने में बंदिश है। हमारा माल पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, रेलवे, एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं खरीदती। वो कहती है हम प्राइमरी की खरीदेंगे, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है। अब सवाल करता हूँ मैं कि ये 14 के बाद जो ये पुल बन रहे हैं वो गिर क्यों रहे हैं? उसमें तो प्राइमरी स्टील का लगा हुआ है। अगर वो लो कार्बन है, लो एज पर नहीं है उसके, तो फिर उनके तो पुल गिरने नहीं चाहिए। इसका मतलब हमारा सोच कहना ये है कि डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग का फर्क है। सरिया कितना लगना चाहिए उसके ऊपर फर्क है। आज देखिए बिहार के अंदर पुल बनते बनते 3 बार गिर गया। तैयार होता है, उद्घाटन की इंतजार करता है, गिर जाता है। तो इसका मतलब प्राइमरी स्टील और सेकेंडरी स्टील के तो मकान नहीं गिर रहे, उनकी बिल्डिंगें तो नहीं गिर रही। हम ये जो आना शुरू हुआ था टीएमटी, उससे पहले ये टोर स्टील होता था, राउंड होता था, रिवेट बार होती थी। तो जब ये 90 से टीएमटी आना शुरू हुआ सेकेंडरी स्टील का, तब से लेके ऐसी कोई शिकायत नहीं आई क्या हमारे सरिये से बने हुए मकान गिर रहे। सर तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, मतलब कि सरकार की तरफ से, इसमें योगेश जी बताते हैं, सरकार की तरफ से मतलब क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो पाए? So basically issue is BIS standards in India are copy paste. Okay. We follow the European standards, British standards, the other countries' standards. But geographical conditions in our country are not Different. similar, they are totally different. Right. So in case of BIS 1786, there is a recommendation of a huge changes to be done in it, and which is not at all necessary. The changes are needed, but changes are needed with a proper technical study And guidance. and geographical looking into the geographical conditions. So we have opposed the proposed draft of BIS 1786. We have intervened in the policy making and asked the government that we want a proper study of this. We have appointed IITs and other technical institutes to do a basic, preliminary and detailed study Okay. on what should be the BIS standards. As far as the concern, the chemical compositions are concerned, what has happened is in the European countries, we see the temperature which is like minus 30 degree and below. It's a cold and minus 30 degree temperature there. But in India, we have never witnessed minus 30 degree or such temperatures Right. in India. And there is no need of unnecessary increasing the cost of the product. We are going for affordable. See, one has to always look into that India is a developing country. Right. The development journey has started few years back, and we are long way to go in this journey. But vice versa, if we see the other countries like European, America, they are the developed countries. So we have to see that what is suitable to us, what helps in the growth of our country, just as what China has done. Let us go with our own standards instead of following the other standards. So we have urged to the ministry, we have urged to the BIS department, and they have intervened in it, and we are very closely monitoring and doing the detailed study so that a proper affordable steel, green steel or whatever steel we make is an affordable to the country. सर जो आपने BIS में ये जो बताया कि जोग्राफिकली जो इतना डिफरेंशिएट है कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज के जो स्टैंडर्ड्स को इधर अगर अप्लाई किया जा रहा है, तो इसका तो डायरेक्टली कंज्यूमर पर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता होगा कॉस्टिंग का। तो वो कितना कुछ फर्क पड़ता है इसका? सो बेसिकली जैसा कि इसका अगर हम लोगों को उस स्टैंडर्ड का मटेरियल बनाना है, सो देन देयर इज अ ह्यूज कैपेक्स नीडेड and huge
इनपुट कॉस्ट इज नीडेड. सो अगर ये सब करते हैं सो हमारा स्टील का कॉस्ट बहुत बढ़ेगा. इट विल बी लाइक अराउंड 30% से उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा. अच्छा 30%. Yeah. So why we want to do? Vice versa, what we want to seek from the government is unnecessary not to follow any other standards, make our own standards, number one. Number two, also we have recommended to the government that any tenders or anyone using the steel for the infrastructure in the country should not mention any other standards or any other company's name. The tender should be published stating that the material should be of the BI standards. Okay. Today what is happening is these public companies, private companies who are given a mandate to develop the country and do the infrastructure, they do mention specifically that they want the material from these companies, they want the material from this route, they want the material from these standards. Then what is the use of our standard? Then what is the use of our BI standard? So we have urged the ministry to intervene in it and see that such type of act has been stopped and everyone is given a level playing field. कमल जी, जैसे योगेश जी ने बताया कि अपनी तरफ से बहुत सारे प्रपोजल्स भेजे गए हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस पे भी काम हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, जो चीज़ें नहीं काम कर रही यहाँ की ज्योग्राफी के हिसाब से, तो इसमें अभी आपको क्या लगता है कि कितना हम कुछ अचीव कर पाए हैं, कोई सोल्यूशन निकल पाया या अभी बहुत कुछ बाकी? इसमें तो BIS में तो सोल्यूशन निकल रहा है और निकलेगा जल्दी, हम आशावाद उसमें। तो ये भी गवर्नमेंट देख रही है, सोच रही है, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री योजना के अंदर हर एक आदमी के घर पे छत हो, उसके लिए सरकार प्रधानमंत्री जी 1,10,000 से लेके 1,75,000 तक देती है। अगर हमारा सरिये की कॉस्ट बढ़ गई तो उतना पैसा तो वो लोहे के उसमें ही निकल जाएगा। और जबकि हिंदुस्तान के अंदर आप अगर राजस्थान में देखें, इधर इलाकों में देखें, तो लकड़ी की एक बल्ली लगाकर उसके ऊपर छत डाल रहे हैं और वो चल रही है सालों साल, 70 साल तो हो चुके मेरे हमारे देश को, वहाँ वो ही चल रही है, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं आई। वहाँ तेज हवाएं भी चलती है, सब कुछ भी हो रहा है। पहाड़ों के अंदर सब मकान बन रहे हैं, वो भी ऐसे ही बन रहे हैं। वो सरिया कम यूज हो रहा है क्योंकि सरिया नहीं यूज हो सकता। अगर हम ये देखेंगे तो इतना नहीं यूज होता है उसको। तो ये सब चीज़ों को देख के हमारे को निर्धारित करें। और काफ़ी हो रही है क्योंकि BIS के जो मिनिस्टर हैं त्रिपाठी जी, उनसे योगेश जी ने मुलाकात 2 बारी की है और उन्हें इस चीज़ को समझाया है और वो उस पर विचार कर रहे हैं। यानी हम आशावाद हैं कि सॉल्यूशंस भी निकलेंगे, चाहे GST हो चाहे BIS हो, है ना योगेश जी? अभी जैसे एक बड़ी आपने एक टैगलाइन दी है कि 1 इंडस्ट्री 1 डेस्टिनेशन, और दूसरी जो बात आपने कही है महाकुंभ। जैसे अभी महाकुंभ जब हुआ था, जिसका आयोजन हुआ था, बड़े एक इंटरनेशनल मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में एक ऐसा आयोजन हो सकता है जिसकी कल्पना शायद कोई सपने में भी नहीं कर सकता, और ऐसा आयोजन हुआ भी और बहुत सक्सेसफुल भी रहा। और जैसा आपने अभी इसके लिए एक महाकुंभ जैसा नाम, एक बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा ऑस्पिशियस एक नाम आपने रखा है, तो इसके पीछे आपका क्या एक विजन था, क्या आपकी सोच इसको लेके चल रही है? देखिए, ऐसा था कि ये कॉन्फ्रेंस तो हर साल होती है और इस बार ये हुआ कि हमारे हाथ में एक टूल लगा है और वो टूल है ग्रीन स्टील। और हमारा जो सेक्टर है जो 47% कंट्रीब्यूट करता है वो ऑलमोस्ट ग्रीन स्टील है। वो ऑलमोस्ट ग्रीन स्टील बना रहा है और डेकेड से बना रहा है। अच्छा जी हाँ। जब हमने इस रोड शो की शुरुआत की थी स्टील मिनिस्ट्री के तहत, नीस्ट के तहत, जब हमने इस स्टील की इसकी शुरुआत की तो हमने देखा कि जब क्लस्टर्स में हम गए तो ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है जो कि हमारे आईफा में या हमारे एसोसिएशन से नहीं जुड़े हुए पर इंडिया में स्टील बना रहे हैं, जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, क्यों रिकॉग्नाइजेशन ही नहीं है उनको। तो जब उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं है और वो लोग अच्छे से वहाँ काम कर रहे हैं और सालों से काम कर रहे हैं, तो हमने उनको हमारे साथ जोड़ना स्टार्ट किया। जब हम क्लस्टर में जाते हैं तो हमको हर क्लस्टर में जब जाते हैं तो हर क्लस्टर में हमको नए नए इंडस्ट्रीज देखने मिलती है
और पता चलता है कि वो इंडस्ट्री 10 साल से है, कोई 20 साल से है, कोई 30 साल से है, और वो वहाँ पर अपना योगदान दे रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो हमने ऐसे सारे लोगों को इस रोड शो के माध्यम से हमने उनको जोड़ा, और जोड़ने पे ये पता चला कि ये तो बहुत बड़ा कुंभ में आने जैसे लोग जो होते हैं, उस तरीके से इतने लोग इसमें आने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो हमने फिर इसको नाम दिया स्टील महाकुंभ। और स्टील महाकुंभ में हमने जब ये सोचा कि हमारा विजन क्या होना चाहिए, तो हमारा विजन ये था कि ये सारे लोगों को वन इंडस्ट्री में लाना और एक डेस्टिनेशन पे लेके जाना। तो डेस्टिनेशन हमारा एक है कि हमको एक रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, उस डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है कि मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट हमको रिकॉग्नाइज करे और ये सारी इंडस्ट्री इकट्ठा आना चाहती है। तो इस महाकुंभ के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स पे, बहुत सारे विषयों पे गंभीरता से डिस्कशन होने वाले हैं। सारे लर्नेड लोग IIT से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से और हमारे एकेडमिया से, और इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी सपोर्टर्स है जो बाहर से, वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो शोकेस करने वाले हैं। और इसका लाभ जो है वो हमारे सारे मेंबर्स को होने वाला है। और हमारा सबसे बड़ा विजन यही है कि जब हम एक टूल हमारे हाथ लगा है वो ग्रीन स्टील का, तो हम लोग इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे मेंबर्स इसका सर्टिफिकेट हासिल करें, जो कि स्टील मिनिस्ट्री ने अभी जो ड्राइव रन किया है कि इशूइंग ऑफ द ग्रीन सर्टिफिकेट, ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट। तो इस महाकुंभ के अंदर हम कुछ स्टील प्लांट वालों को ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं, जो कि स्टील मिनिस्ट्री से रिकॉग्नाइज किया गया है। और हम इनको जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हमारे सारे मेंबर्स उससे प्रेरणा ले और वो भी अपना ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए क्वालिफाई होने के लिए जो भी नॉर्म्स लगते हैं, जो भी चीजें करनी है वो करे। तो मेन विजन ये है कि हम अगर इस 47% स्टील मैन्युफैक्चरर्स को इकट्ठा लाना चाहते हैं, तो हम उनको एक टूल जो है वो ग्रीन स्टील और ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के माध्यम से उनको लाना चाहते हैं। जब भी अगर कोई क्लिक हो कि ग्रीन स्टील मैन्युफैक्चरर्स, तो ये सारे 47% मैन्युफैक्चरर इकट्ठे आने चाहिए। तो ये महाकुंभ का लक्ष्य है, और ये इसमें उनको जो जो सपोर्ट चाहिए इस महाकुंभ में हम देने वाले हैं। आईफा उनके साथ खड़ा है। आईफा का एक ही एम है कि अब हमको रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, और इसकी प्रेरणा हमको हमारे स्टील मिनिस्टर से मिली। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े वॉल्यूम में प्रोडक्शन करते हो, आप इतना सब कुछ करते हो, मगर आपका कहीं भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, कहीं आप दिखते नहीं हो। तो उसको हमको एक इसमें लाने के लिए मिनिस्ट्री ने काफी सपोर्ट किया है। उन्होंने ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी इशू की है। निस्ट को उसकी जवाबदारी दी गई है, जो कि निस्ट ये स्टील मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है। और ये संस्था अब हमारे साथ रोड शो कर रही है, हर जगह जाके हमारे मेंबर्स को ग्रीन स्टील सर्टिफिकेट के लिए ये कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में स्टील मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि वो इंसेंटिव्स देने वाली है। इंसेंटिव्स किसको देने वाली है? जो ग्रीन स्टील बनाएगा, जो ग्रीन स्टील सर्टिफाइड हो जाएगा। तो इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ हमारे सेक्टर को मिलने वाला है। और आईफा ने इसमें बहुत मेहनत की है, और स्टील मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेशन करके ये सब करके हमने 4,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव फाइनल किया है, जो कि हमारे सेक्टर को मिलने वाला है, जो कि 47% ऑफ द स्टील मेकर्स को मिलने वाला है। ये तो बहुत एक एप्रिशिएशन है, और मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह से पूरे सेक्टर के अंदर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होगी स्टील एक्स 25 यानी महाकुंभ को लेके। सर, कंक्लूड करते हुए मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगी, जैसे आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स के बारे में भी बताया, कि जो भी आपने GST के बारे में बताया, BIS, अगर आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हैं कि सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं या अपनी बात रखना चाहते हैं, तो आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार हमेशा हमारी बात सुनती है, तभी उन्होंने, जैसे योगेश जी ने बताया, अभी रिसेंटली उन्होंने 4,000 करोड़ रुपया हमारे सेक्टर को दिया और 1,000 करोड़ रुपया प्राइमरी को दिया। इसका मतलब सरकार समझ रही है कि हमारा सेक्टर महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर बस हमारी कोई और विशेष डिमांड नहीं है सरकार से। हमारी यही है कि अभी टैक्स जो GST की प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे तो वो ही एक हमारे लिए अमृत है। और बाकी BIS के ऊपर
हम उसकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। यानी आपने बताया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए कि इकोनॉमी में एक बिल्कुल बैकबोन की तरह जो काम करता है, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर उसमें छोटे छोटे कुछ बदलाव कर दिए जाएं हाँ। तो शायद इसकी जो गति है वो उड़ान भर सकती है। आपने भी योगेश जी जिस तरह बताया कि इनोवेशन और पूरा एक जो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि चाहे ग्रीन स्टील का इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर जितने आपने बताया कि रोड शोज हो रहे हैं, एग्जीबिशंस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सबके अंदर एक उत्साह है, एक आशा है, तो उसके बारे में भी आपने बहुत बात की। अगर आखिरी में आप इस इंडस्ट्री के बारे में और आईफा के बारे में कुछ ऐसा कहना चाहेंगे जिसे सुन के शायद ऑडियंस को भी पता चले कि इंडस्ट्री की एक पूरी जो भूमिका है और एसोसिएशन के साथ जो उसकी मिलके एक पूरी एक जर्नी रही है, वो किस तरह से देश के विकास में और भारत को भी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किस तरह रिप्रेजेंट करती है। आईफा एज एसोसिएशन का एक ही लक्ष्य है, आईफा इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन द किटी। आने वाले समय में, क्योंकि मिनिस्ट्री, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे सेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इम्पोर्टेंस देने के बहुत सारे कारण हैं और उन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि हमको 50 मिलियन टन ऑफ स्टील एक्सपोर्ट करना है। इसके तहत उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। एक पॉलिसी नहीं कहूँगा मैं उसको, ये कहूँगा कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी माइनिंग डिपार्टमेंट के अंडर बनी है और मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि फर्स्ट टाइम आईफा को उसमें 14 लोगों की कमेटी में आईफा को उसमें स्थान मिला और हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो लक्ष्य हासिल करने के लिए हमको जो कुछ भी करना है उसके लिए सारे प्रयास जो गवर्नमेंट कर रही है उसमें आईफा का अब से है, आईफा का रोल है। हम बीआईएस डिपार्टमेंट में भी, बीआईएस की भी कमेटी में आते हैं, हम लोग स्टील मिनिस्ट्री की सारे कमिटीज में आते हैं। अभी हम माइनिंग कमेटी में भी हमारा उसमें है, फ्यूल एंड कोल मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री, इसमें भी हमारा पार्टिसिपेशन है। सो जहाँ जहाँ भी हम लोग हमारे मेंबर्स का बेटरमेंट के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, आईफा इज ट्राइंग टू डू दैट एंड आईफा विल बी डूइंग इट। नंबर 2, नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बताऊँ आपको, कि आने वाले समय में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो माइनिंग्स है, जो माइनिंग ऑक्शन होते हैं, वो उसको थोड़ा सा उसके पॉलिसी में चेंजेस करके वो लिबरल करे, ताकि मैक्सिमम रॉ मटेरियल जो है आयरन ओर वो जनरेट हो पाए, निकल पाए और वो हमारे स्टील मिनिस्ट्री को मिले, ताकि उससे हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो और हम एक्सपोर्ट के पात्र बने, हम कॉम्पिटिटिव बने। तो इसके लिए पूरी एक कमेटी तैयार हुई है और गवर्नमेंट इसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। इसमें एक बहुत अच्छी बात नहीं जो निकल के आई, कमेटी की कल ही मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उस कमेटी की मीटिंग में मैं आई वाज देयर एंड देन इन दैट कमेटी मीटिंग इट केम आउट दैट नाउ आयरन ओर माइंस ऑक्शन, we as a small players who contributes to 47% can participate in the auction in the consortium। हम लोग 5 लोग 7 लोग का कॉन्सोर्शियम बना के हम लोग माइनिंग में बीट करने जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है कि कॉन्सोर्शियम बन के छोटे प्लेयर्स भी अब जो है माइनिंग ऑक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे, माइंस ले पाएंगे और आयरन ओर रिलीज कर पाएंगे। तो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ हम लोगों का लक्ष्य बढ़ गया है, हमको एक्सपोर्ट भी करना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए स्टील का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करना है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास 100 साल चलने जितना, 500 साल चलने जितना आयरन ओर का रिजर्व्स हमारे पास है, अब गवर्नमेंट चाहती है कि उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो, ताकि ये टर्म टैरिफ को हम काउंटर पार्ट कर सकें। बहुत आपने वैल्यूएबल बातें बताई, जिस तरह से शायद मुझे नहीं लगता कि लोगों को स्टील इंडस्ट्री के बारे में और आईफा एसोसिएशन के बारे में भी इतना कुछ शायद पहले मालूम होगा, लेकिन इस बातचीत के बाद उनको वो सब चीज़ें पता चलेंगी, टेक्निकल बारीकियां पता चलेंगी, यहाँ की जो जर्नी में आपने जो अचीवमेंट्स हैं और जो प्रॉब्लम्स आपने फेस की है और जो अभी आप जिन चीज़ों से अभी जूझ भी रहे हो, दोनों बातें हमने की, प्लस बात भी हमने की, माइनस बात भी की। यानी कि अगर कहीं ना कहीं जो माइनस चीज़ें प्लस हो गई
तो इसका मतलब वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ हम जा सकते हैं। तो आपका इस शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से खुल के सब बातें हमारे दर्शकों के बीच में रखी, और हमें भी ये आशा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो तो उन्नति की तरफ जाएंगी, जो एसोसिएशन जितना करती आई है और आगे भी और बढ़ चढ़ कर करेगी। और जितनी प्रॉब्लम्स आपने बताई उसके लिए भी हमें कोई बहुत ही एक सशक्त सॉल्यूशन मिलके रहेगा, जिसकी वजह से जो भारत में स्टील इंडस्ट्री का जो योगदान है, चाहे एक्सपोर्ट के ज़रिए हो, वो और आगे बढ़ेगा। ऐसे ही हम आशा भी करते हैं और अपने दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसकी वजह से आपके सपने भी उड़ान भरते हैं, वो इंडस्ट्री खुद किस तरह उड़ान भर रही है ये आपने सुना। और अब हम लेंगे आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले किसी ऐसे ही सशक्त मुद्दे के साथ। फिलहाल यहाँ तक के लिए नमस्कार।